किसी गांव में अमीर चंद नाम के एक जमींदार रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो करीब 8 साल का था। साथ ही उनकी पत्नी भी थी जो बीमार रहा करती थी। अमीर चंद के घर में कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को शहर के भी कई बड़े अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक रात अचानक से अमीर चंद की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ आगे का जीवन और बिता पाऊंगी। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। हम कल ही एक अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, अब समय नहीं है मेरे पास। आप बिट्टू का ख्याल रखना और उसे मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। मेरा समय आ गया है। इतना कहकर अमीर चंद की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए और बिट्टू एक कोने में खड़ा ये सब देखकर रोने लगा। अमीर चंद ने उसे संभाला और आगे के कुछ दिनों में वो उसका ख्याल रखने लगे। अमीर चंद की जिंदगी वापस से पटरी पर आ रही थी, लेकिन बिट्टू गुमसुम रहने लगा था। गांव के लोगों ने बिट्टू की हालत को देखते हुए अमीर चंद जी से दूसरी शादी करने की बात की, लेकिन अमीर चंद इस बात को टाल दिया करते थे। अमीर चंद जी, आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो सोचिए। उसके लिए तो दूसरी शादी कर लीजिए। उसे तो माँ की कमी खलती होगी ना। वो सब तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं सौतेली माँ ने उसे सगी माँ जैसा प्यार नहीं दिया तो। अरे जमींदार साहब, वो दिन गए, अब कोई नहीं रखता ऐसी सोच। अब तो माँ माँ होती है, चाहे सौतेली हो या सगी। आपको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, मैं विचार करता हूँ इस पर। अमीर चंद ने इस बात को भी टाल ही दिया था, लेकिन एक दिन जब वो किसी काम से दूसरे गांव गए तो रास्ते में अचानक से मौसम काफी बदल गया और आंधी तूफान आने लगे। बैलों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और तेज बारिश शुरू हो गई। हे प्रभु, ये क्या? अचानक ऐसा भयानक मौसम क्यों हो गया? मुझे रुकना होगा, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कहाँ जाऊँ? अपनी बैलगाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर अमीर चंद आगे की ओर बढ़ गए कि कहीं उन्हें रुकने के लिए जगह मिल जाए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक जोड़ी दिखाई दी, जिसमें से कुछ रोशनी आ रही थी। अमीर चंद जी को वहां से उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो उस तरफ बढ़ गए। लगता है यहाँ कोई रहता है, लेकिन कौन? और गांव से बाहर ये अकेली झोपड़ी यहाँ क्यों? खैर, मुझे तो फिलहाल अपने बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़कर अमीर चंद जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत बाहर आई, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाहर आते ही अमीर चंद जी ने कहा, जी, वो बाहर बहुत तूफान आ रहा है, आसपास कोई जगह नहीं थी ठहरने को। फिर आपका घर दिखा तो मैं यहाँ आ गया। क्या मैं बारिश थमने तक यहाँ रुक सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। अमीर चंद अंदर चले गए और उस औरत ने चूल्हा जलाकर अमीर चंद जी के लिए खाना बना दिया। अरे, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप भूखे और थके हुए हैं। लीजिए, खाना खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका घर गांव से बाहर क्यों है, गांव के अंदर बस्ती में क्यों नहीं? अरे नहीं जी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आप उदास मत होइए। अमीर चंद जी की बात सुनकर औरत के भाव बदल गए और वो उदास हो गई। मेरा नाम मोहिनी है और पहले मैं भी उसी गांव में रहती थी, अपने सास ससुर, पति और बेटे के साथ। लेकिन एक दिन मेरे पति और मेरे बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस दिन से मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे डायन मानकर जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उस औरत की बात सुनकर अमीर चंद जी को उसके लिए बुरा लगा। उन्होंने कुछ देर शांत रहने की बात कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ मेरे घर चलें। अपनी पत्नी के जाने के बाद मेरे लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं उसे छोड़कर कई बार
बहुत जरूरी काम से भी नहीं जा पाता। इसीलिए अगर आप मेरे घर आकर रहें तो आपको रहने के लिए घर और मेरे बेटे को एक माँ मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप सोचकर मुझे बता दीजिएगा। यहाँ अभाव में जिंदगी जीने से अच्छा है मेरे घर जाकर अच्छी जिंदगी जी लो आप। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, बस अपने बेटे को माँ का प्यार देने वाली एक अच्छी औरत चाहता हूँ। आप मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। औरत अमीर चंद की बात सुनकर वहाँ से उठकर बाहर खड़ी हो जाती है और अमीर चंद बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है और वो औरत अमीर चंद के पास आकर कहती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अमीर चंद उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही मोहिनी बिट्टू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने बेटे की याद आ गई, लेकिन अब से बिट्टू ही मेरा बेटा है और मैं बिट्टू की माँ। मोहिनी के इस तरह के व्यवहार को देखकर घर के नौकर कुछ अचंभा करते हैं और कहते हैं, ये देखो आते ही कैसे पाँव पसार रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कुछ ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मालिक को जो ठीक लगे सो करें। मोहिनी को आए अब कुछ दिन बीत चुके थे। उसने बिट्टू के दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन शांति और बाकी के नौकरों को अभी भी कुछ बात खटक रही थी। एक दिन अचानक से मोहिनी ने घर में चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। शांति, भोला, बिरजू, यहाँ आओ तुम सब। ये सब क्या है? क्या चाहते हो? मेरे बिट्टू को कुछ हो जाए, तुम सब उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मोहिनी, क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो इनके ऊपर? देखिए ना, बिट्टू को खीर खानी थी, मैंने शांति से खीर बनवाई और उसे लाने को कहा, लेकिन ये देखिए खीर में कांच का टुकड़ा डला हुआ था और ये कोई ऐसा वैसा कांच नहीं, बल्कि शांति की चूड़ी का टुकड़ा है। शांति, ये सब क्या है? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? जब से मोहिनी आई है तब से तुम लोग गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भला मैं क्यों छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाऊंगी, ताकि मेरे बिट्टू के मरते ही मैं यहाँ से निकल जाऊं और तुम लोग आराम से यहाँ घोटाले करते रहो। मोहिनी की बात सुनकर शांति रोने लगी। सुनिए, आप इन सबको काम से निकाल दीजिए। अपने बिट्टू के लिए खाना मैं खुद बना सकती हूँ और घर के किसी भी काम में मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मालिक, हम सब आपके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, आप हमारा भरोसा कीजिए। क्या आपको हम पर जरा भी विश्वास नहीं? आप इनकी बातें मत सुनिए, इनकी तो आदत ही हो गई है बेचारा बनने की। 4 आंसू क्या गिरा दिए, इनको लगता है हम इनकी बातों में आ जाएंगे। मोहिनी की बात सुनकर अमीर चंद तुरंत उन सभी नौकरों को निकालने के लिए राजी हो गया और सभी को वहाँ से निकाल दिया गया। अब मोहिनी घर का सारा काम अकेली संभाल रही थी और बिट्टू का भी पूरा ख्याल रख रही थी। अमीर चंद जी मोहिनी की मेहनत देखकर काफी खुश थे। एक दिन अमीर चंद को शहर किसी काम से जाना पड़ रहा था। अच्छा मोहिनी, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम बिट्टू और घर का ख्याल रखना। कोई भी समस्या हो किसी से भी कह देना, गांव में कोई भी तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है, आप जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए, बिट्टू और घर मैं दोनों को संभाल लूंगी। अमीर चंद जी बिट्टू और मोहिनी को छोड़कर शहर चले गए और मोहिनी अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक शाम शांति अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गई तो उसने देखा कि मोहिनी भी बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चली जा रही थी। अरे रे, ये औरत यहाँ क्या कर रही है, वो भी बिट्टू को घर में अकेला छोड़कर। शांति मोहिनी के पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि मोहिनी बीच जंगल में एक आदमी से बातें कर रही थी। वो शहर गया है, अब हमारा काम हो जाएगा। सही कहा तुमने, अब हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। तुम बस जल्दी से उस लड़के को मुझे सौंप दो। हाँ, आज की रात ही तुम हवेली के पीछे आ जाना और उस बच्चे के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मैं उसे बेहोश कर दूंगी और तुम उसे ले जाना। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर शांति एकदम से बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं बिट्टू को, मुझे बिट्टू को बचाना होगा। शांति हवेली की तरफ भागती है और बिट्टू से मिलती है। शांति को देखते ही बिट्टू उसे गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है,
काकी, नई माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो मुझे खाना भी नहीं देती और जब पिताजी सामने होते हैं तो वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो मुझे पिताजी से बात भी नहीं करने देती और मुझे डांटती भी बहुत हैं। आप सबके जाने के बाद से घर का सारा काम मैंने ही किया है। बिट्टू की हालत देखकर शांति का कलेजा फट जाता है और वो गुस्से में आ जाती है। वो बिट्टू के कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात मोहिनी बिट्टू के पास आती है और कहती है, बिट्टू मेरा बच्चा, ये देख आज माँ ने खीर पूरी और हलवा बनाया है, आजा खाना खा ले। अरे वाह माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ मैं खा लेता हूँ। हाँ, अच्छे से खाना। मोहिनी बिट्टू को खाना देकर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि बिट्टू सोया हुआ था और खाना पूरा खत्म हो चुका था। चलो आखिर अब नाटक खत्म हुआ। अब इस बिट्टू की बलि चढ़ाकर मैं अपने बेटे को जिंदा करूंगी। मोहिनी पीछे के दरवाजे से उसी आदमी को बुलाती है और वो आदमी बिट्टू को उठाकर ले जाने लगता है। तभी गांव वाले और शांति मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। बाहर का शोर सुनकर मोहिनी आगे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिरजू और भोला उसे पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। ये सब क्या कर रही थी तुम? कहाँ ले जा रही थी हमारे बिट्टू को? और तुम पर तो शक तब से ही था मुझे, जब से तुम यहाँ आई थी। अब बताओ आखिर क्या मकसद था तुम्हारा यहाँ आने का? मैं कुछ नहीं, तुम सब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तभी अमीर चंद जी शहर से लौट आते हैं और वो हवेली के बाहर भीड़ को देखकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? बिट्टू को क्या हुआ है? और ये मोहिनी को क्यों पकड़ रखा है? अपने पिता की आवाज सुनकर बिट्टू उठ खड़ा होता है और उनके गले से जा लगता है। मालिक, ये औरत और ये उसका साथी बिट्टू का अपहरण करके ले जा रहे थे। शांति की बात सुनकर अमीर चंद के होश फाख्ता हो गए और वो बोले, आखिर क्या सच है? क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ, तुम अभी बताती हो या फिर बुला लें पुलिस को? बताती हूँ। ये मेरे पति हैं और हमारी बेटी की मौत हो चुकी थी। हम उसे दोबारा जिंदा करना चाहते थे और उसके लिए उसी के उम्र के लड़के की बलि देनी थी। एक दिन आप खुद ही मेरे घर आए और बिट्टू के बारे में बताया। बिट्टू को मारने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई। मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया और तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? हाँ, पुलिस को बुलाकर अभी पकड़वाता हूँ तुम लोगों को। अमीर चंद जी ने पुलिस बुलाकर दोनों को पकड़वा दिया और सभी नौकरों से माफी मांगकर उन्हें वापस काम पर रख लिया। हमें कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल